हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा सेक्शन 26, 24 से 26 तक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिया था, जो कन्फेशन से रिलेटेड है ना। तो जो 24 में क्या कहता है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा दी गई कोई भी स्वीकृति क्या होगी, असंगत होगी। ठीक है। फिर कह रहा है सेक्शन 25 की पुलिस को दी की गई स्वीकृति असंगत है ना। फिर कह रहा है पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अगर किसी व्यक्ति से आप क्या कर रहे हो, कोई स्वीकृति कर रहे हो, तो वो उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। क्लियर है ये सारी बातें? ये सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 26 में कही गई थी। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल। फिर इसके बाद में हमारा है सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज में बी प्रूव्ड, कि अगर अभियुक्त से कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसमें से कितनी जानकारी साबित की जा सकेगी। क्लियर? तो देखिए, जो सेक्शन 27 है वो सेक्शन 24, 25 और 26 का सबसे पहले एक एक्सेप्शन है। ठीक है। सेक्शन 27 कहता है कि जब किसी फैक्ट के बारे में, है ना, जब किसी फैक्ट के बारे में ये अभिसाक्ष्य दिया जाता है, ठीक है, कि किसी अपराध के, किसी ऑफेंस के एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा, है ना, किसी अपराध का किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड पर्सन कोई किसी फैक्ट के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, जो कि कहां पर है, पुलिस की कस्टडी में हो। ठीक है। तो जो उसने फैक्ट के बारे में बताया, किसी बात के बारे में उसने कोई जानकारी दी, तो जानकारी देने के अनुसार उस जानकारी जो उसने दी उसके परिणाम स्वरूप उससे जो कुछ भी पता चलता है, जो कुछ भी एविडेंस, जो कुछ भी फैक्ट कलेक्ट कर पाती है पुलिस, ठीक है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वो कन्फेशन के अंदर आती हो या फिर ना आती हो, जितनी की उसने जो जानकारी दी है उस फैक्ट से क्या हो, स्पष्ट या एक्सप्रेसली क्या हो, रिलेटेड हो, वो क्या की जा सकेगी, साबित की जा सकेगी। क्लियर? अब देखिए, ऐसे समझ ही नहीं आया होगा कि क्या कह दिया, है ना। कह रहे हैं कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें कि भाई एक अभियुक्त है, मतलब एक अक्यूज्ड पर्सन है, ए ने मर्डर किया। ठीक है। तो ए पुलिस से कहता है कि सर मैंने ना क्या किया है, मैंने मर्डर किया है बी का। ठीक है। तो लेकिन सेक्शन 25 में उसने साफ साफ क्या कह दिया कि भाई पुलिस से अगर क्या कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, तो वो तो क्या है, इरेलीवेंट है ना। तो वो तो इरेलीवेंट हो गई, कोई इसकी मान्यता नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सर मैंने ना बी की हत्या की थी, बी का मर्डर किया है, और अगर आपको यकीन नहीं आता, आप जाके मेरे घर में देख लीजिए, मैंने अपने घर में उसकी लाश दबाई हुई है अपने कमरे में, और जिस चाकू से मैंने उसका मर्डर किया है वो चाकू भी आपको वहीं अलमीरा में रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, उसने क्या बताया, एक फैक्ट के बारे में जानकारी दी, पुलिस ए के घर गई। ठीक है। उसने वहां पर खुदाई की तो बी की वहां से लाश मिली। ठीक है। और उसके बाद में क्या मिला, जहां उसने चाकू बताया था वो चाकू भी वहां पर रखा हुआ मिला। ठीक है। तो कह रहा है कि जो उसने जानकारी दी, उस जानकारी से अगर वो फैक्ट मिलते हैं, वो फैक्ट स्पष्टतया संबंधित हो, तो वो क्या किया जा सकेगा, साबित किया जा सकेगा। यहाँ पर ए का कन्फेशन बेशक क्या ना हो, इरेलीवेंट हो, लेकिन जो उसने जानकारी बताई कि वहां पर क्या है, लाश मिलेगी, वहां पर चाकू मिलेगा, तो ये लाश का मिलना और चाकू का पाया जाना क्या किया जा सकेगा, साबित किया जा सकेगा। क्लियर है? आई थिंक अब कोई डाउट ही नहीं होगा। अब देखिए, ये जो केस आया देवमन उपाध्याय वर्सेस उत्तर प्रदेश का, यहाँ इस केस में ये कहा गया कि जो सेक्शन 27 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, मतलब आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता के बारे में अधिकार देता है। तो कह रहा है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, याद रखिएगा। कह रहा है कि आवश्यक तत्व एसेंशियल देख लीजिए। कह रहा है किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए, जो पर्सन जानकारी दे रहा है वो क्या होना चाहिए, एक्यूज्ड होना चाहिए किसी ऑफेंस का। फिर कह रहा है कि किसी अभियुक्त पुलिस की, ऐसा अभियुक्त क्या होना चाहिए, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अभियुक्त ने पुलिस की अभिरक्षा में क्या किया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई कथन किया हो। फिर कह रहा है ऐसी कथन से नए कथन का पता चले, मतलब उसने कहा कि मैंने मर्डर किया और मर्डर करके क्या, मैंने इसकी लाश वहां पर दबा दी। ठीक है।
ऐसा कथन जिससे तथ्यों का पता चले, उससे क्या पता चल रहा है, फैक्ट पता चल रहा है, रेलिवेंट फैक्ट पता चल रहा है ना। जब उसे चाकू मिला तो वो रेलिवेंट है ना। तो उससे क्या पता चलना चाहिए, तथ्यों का पता चलना चाहिए, एवं वह तथ्यों से जो फैक्ट है, फैक्ट इन इश्यू है, फैक्ट इन इश्यू क्या है, क्या उसने मर्डर किया, है ना। तो उससे क्या होना चाहिए, एक्सप्रेसली रिलेटेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो जो कनेक्ट है, अगर बिल्कुल एक्सप्रेसली करेक्ट है तो क्या किया जा सकेगा, साबित किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल रेलिवेंट है फैक्ट इन इश्यू से। लाश का मिलना, चाकू का पाया जाना, बिल्कुल रेलिवेंट फैक्ट है ना। और इससे क्या साबित होता है कि उसने ही उसका मर्डर किया होगा। तो ये जो भी फैक्ट मिलते हैं, जो भी साक्ष्य मिलते हैं, जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से, तो वो सब क्या किए जा सकेंगे, प्रूव किए जा सकेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, कह रहा है ए एक अपराध का अभियुक्त है। पुलिस की अभिरक्षा में ये कथन करता है कि वह चाबी जिससे ताला खोलकर लूट की गई है उसके आंगन में दबी हुई है। ठीक है, यहाँ उसने कहा कि जिससे लूट की गई है, मैंने लूट की है, तो वो बेशक इरेलीवेंट हो, लेकिन उसने ये कहा कि जो चाबी है वो आंगन में दबी हुई है, और पुलिस वहां गई, पुलिस वालों ने वहां से चाबी निकाल ली। तो यहाँ पर ये कथन कि वह चाबी आंगन में दबी हुई है साबित की जा सकेगी, और क्या होगी, रेलिवेंट होगी, क्योंकि उससे क्या मिल रहा है, उसे एक जानकारी मिल रही है ना, एक तथ्य मिल रहे हैं। तो वो जो तथ्य है, जो फैक्ट मिल रहे हैं, रेलिवेंट फैक्ट मिल रहे हैं, तो वो साबित किए जा सकेंगे। क्लियर। केस देख लीजिए, पी कोटैया वर्सेस एम्पर का है, जिसमें उसने कहा कि हमने उसे मारा, वह छड़ी जिससे हमने उसे मारा था घास में छिपा दी है, मैं वह छड़ी आपको दिखाऊंगा। तो जहां से छड़ी प्राप्त हुई, जो छड़ी मिली, तो वो क्या की जा सकेगी, साबित की जा सकेगी। लेकिन उसका ये कहना कि पुलिस से उसका ये कहना कि हमने उसे मारा, ये साबित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो छड़ी मिल रही है उसे क्या किया जा सकेगा, साबित किया जा सकेगा। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट है सेक्शन 28, कह रहा है कि अगर उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव को दूर हो जाने के पश्चात की गई स्वीकृति क्या होगी, सुसंगत होगी। कह रहा है कि अगर कन्फेशन जो कहाँ सेक्शन 24 में क्या किया गया था, इंड्यूसमेंट दिया गया था, धमकी दी गई थी, थ्रेट दिया गया था, उससे प्रॉमिस दिया गया था कि भाई अपराध को स्वीकार कर लो, है ना। तो वो सब जो दिया गया था, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जब मन से दूर हो गया हो, किसके, एक्यूज्ड पर्सन के, तो उसका इफेक्ट को दूर हो जाने के बाद अगर वो कोई कन्फेशन करता है, तो वो क्या की जा सकेगी, वो क्या हो सकेगी, रेलिवेंट हो सकेगी। क्लियर। सेक्शन 24 का प्रभाव समाप्त होने पर सेक्शन 28 के अंतर्गत की गई स्वीकृति सुसंगत होती है। क्लियर। सेक्शन 29 कहता है कि अन्यथा सुसंगत स्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत नहीं हो जाना। ये किसकी बात कर रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि स्वीकृति अन्यथा क्या है, सुसंगत है, तब वह स्वीकृति मात्र इस कारण से इरेलीवेंट नहीं होगी कि वो गुप्त रखने की, मतलब आप मुझे बता दो कि आपने इसका, अगर वो एक्स्ट्रा जुडिशल करता है, ध्यान रखना है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशल कर रहा है, उसका दोस्त उससे कह रहा है कि तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, है ना। तो गुप्त रखने के वचन से उससे क्या करा लिया गया हो, कन्फेशन करा लिया गया हो। जब उसे कोई प्रवंचना दी गई हो, वो शराब के नशे में कन्फेशन कर देता हो किसी से, उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसके उत्तर में क्या कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है। उसे ये चेतावनी नहीं दी गई कि अगर भाई तुम ये बात बता दोगे तो ये कन्फेशन के रूप में यूज की जा सकती है। ठीक है, तो तब भी क्या हो सकती है, ऐसी स्वीकृति विसंगत नहीं हो जाती। ठीक है, क्लियर है। एक पर्सन कहाँ पर गया, अपने एक सलाहकार के पास गया। ठीक है, सलाहकार मतलब आत्मिक सलाहकार, किसी सन्यासी के पास जाकर वो बैठता है, वो कहता है कि बाबा मुझसे गलती हो गई, है ना, आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने ये अपराध किया है। तो वो क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कर रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशल, क्योंकि वो कोर्ट के बाहर है। ठीक है, वो उसने कन्फेशन किया, तो उस कन्फेशन को क्या रेलिवेंट माना जाएगा, और वो कन्फेशन भी क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 29 कहता है कि यदि ऐसा कन्फेशन क्या हो, अदरवाइज रेलिवेंट हो, तो वह केवल इसलिए ही
कि वो गुप्त रखने के, ठीक है, कि वो क्या किया गया था कि सीक्रेट रखा जाएगा ये जो आप कन्फेशन कर रहे हो, या फिर उसे क्या दी गई हो, उसे कोई प्रॉमिस दिया गया हो, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशल होना चाहिए, और वो शराब के नशे में था और उसने तब क्या कर दिया था, कन्फेशन कर दिया कर दिया था, तो वो क्या इरेलीवेंट नहीं हो जाता है। या फिर उसे कोई चेतावनी नहीं दी गई थी कि भाई अगर तुम ये बात बताओगे तो ये तुम्हारे विरुद्ध साबित की जा सकेगी। क्लियर है, तो वो इन सब बातों के कारण ही क्या नहीं हो जाती है, इरेलीवेंट नहीं हो जाती है। क्लियर। एक कैदी जेल के अंदर दूसरे कैदी से ये कहता है, एक्स्ट्रा जुडिशल है, देखिए कोर्ट में नहीं हो रही है तो कहाँ पर है, एक्स्ट्रा जुडिशल है ना। वो क्या कह रहा है, एक कैदी जेल के अंदर किसी दूसरे कैदी से कहता है कि मैंने सी को मारा है, तो ये सह स्वीकृति क्या होगी, रेलिवेंट होगी, क्योंकि वो कहाँ पर हो रही है, एक्स्ट्रा जुडिशल, क्या हो रही है, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है। और बेशक उसने, किसने, दूसरे कैदी ने उससे ये ना कहा हो कि भाई तुम मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आप मुझे ये बात बताते हो तो मैं आपके विरुद्ध ये बात बता दूंगा जाके कोर्ट में, तो भी क्या मानी जाएगी, वो रेलिवेंट मानी जाएगी और वो इरेलीवेंट नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट है कि साबित सह स्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती है, विचार में लिया जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है, ये सह अभियुक्त के बारे में बात कर रहा है कि भाई अगर एक क्या है, एक कन्फेशन है और वो कन्फेशन क्या हो गया है, प्रूव हो गया है ना, तो दो क्या है, दो अपराधी हैं, ठीक है, दो सह अभियुक्त हैं जिन्होंने मिलकर कोई ऑफेंस किया है, ए और बी है, उन्होंने क्या किया, मिलकर सी को मार दिया। क्लियर। तो ए ने जो कन्फेशन किया वो कन्फेशन प्रूव हो गया। अब यहाँ क्या है, ए का और बी का ट्रायल साथ में चल रहा है। क्लियर। तो जब ए और बी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है बिल्कुल उसी अपराध के लिए, तो जो बात ए कन्फेशन में कहता है कि भाई हमने, ए और बी, मैंने दोनों ने मिलकर क्या किया, सी का मर्डर किया और उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है, तो ए की जो सह स्वीकृति है, जो उसने कन्फेशन किया, तो वो बी के विरुद्ध भी क्या की जा सकेगी, साबित की जा सकेगी। क्लियर है, बिल्कुल। सेक्शन 30 कहता है कि साबित सह स्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्यों को प्रभावित करती है, विचार में लेना, जबकि जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए जॉइंट रूप से ट्रायल चल रहा है और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली कोई कन्फेशन की जाती है, तब न्यायालय क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, ऐसी कन्फेशन को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे सह स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी विचार में ले सकेगा। तो ए ने जो कन्फेशन किया वो ए के विरुद्ध भी और बी के विरुद्ध भी क्या किया जा सकेगा, विचार में ले सकेगा कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेक्शन है एडमिशन से रिलेटेड, सेक्शन 31। एडमिशन देखिए, एडमिशन से रिलेटेड है ये। क्यों कहा मैंने एडमिशन से रिलेटेड है, क्योंकि सेक्शन 31 क्या कहता है कि भाई जो स्वीकृतियां होंगी, जो एडमिशन होंगे, वो किसी बात का कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होते, है ना, किसी बात का जो स्वीकृतियां होती हैं वो निश्चयात्मक कतई अखंड सबूत नहीं होते, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्टॉपल लगा सकते हैं, है ना। एक बात अगर कोई पक्षकार आज कह रहा है तो बेशक वो किसी बात का एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन वो अगली बार को उस पर्सन को उससे अगेंस्ट बात कहने से रोका जा सकता है, वो उससे बात से पलट नहीं सकता, स्टॉपल कर देती हैं। क्लियर। सेक्शन 17 to 23 एडमिशन से रिलेटेड है और सेक्शन 31 इसके साथ में बता देता है कि स्वीकृतियां निश्चयात्मक सबूत नहीं है, लेकिन विबंध कर सकती हैं, रोक सकती हैं स्वीकृति करने वाले को, एडमिशन करने वाले को। ठीक है। इसके बाद में सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक किससे रिलेटेड है, कन्फेशन से रिलेटेड है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।